नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 वैद्युत रसायन के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैं एक दावा के साथ कह सकता हूँ आपके 5 से 6 नंबर जरूर इस पाठ के जो आएंगे वो बिल्कुल फंसेंगे। तो आपको पहले इसका परिचय कराता हूँ कि वैद्युत रसायन होता क्या है और क्या है। वैद्युत रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के आपसी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन हमारा कहलाता है, रसायन कहलाता है, जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा भी पढ़ेंगे और विद्युत ऊर्जा के इन दोनों के आपसी परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो ये इनके दो मुख्य भाग होते हैं। पहला हो जाता है विद्युत अपघट्य या अपघटन। दूसरा का हो जाता है वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल आपको बता दूं तो बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है तो वैद्युत रासायनिक सेल से बनता है। विद्युत अपघटन से बहुत कम बनता है, पर आपको विद्युत अपघटन की परिभाषा जरूर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हेडिंग बनाता हूं हम विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, तो विद्युत अपघटन में हम लिखेंगे ऐसे यौगिक जो अपने आयन में टूट जाते हैं उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ऐसे यौगिक जो अपने आयन में टूट जाते हैं उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अब हम वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है ये तो आपको बता दूं। ऐसा सेल, इसकी परिभाषा आपको बताऊंगा तो ज्यादा स्पष्ट होगा। ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है उस सेल को वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है उस सेल को वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। हमने विद्युत अपघटन और विद्युत रासायनिक सेल दोनों जान लिया। तो वैद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण क्या होता है? एग्जाम्पल जैसे डेनियल सेल हो गया, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टी सेल, इनके उदाहरण होते हैं। तो हम डेनियल सेल उदाहरण में लिया हूं। अब हम ये बताता हूं जिससे आपका 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर फंसता है पेपर में, वो है डेनियल सेल। तो डेनियल सेल को हम बहुत अच्छी तरह से देखने वाला हूं। तो डेनियल सेल, तो ये डेनियल सेल है। पहले आपको चित्र को अच्छी तरह से समझाता हूं। हम 2 जार लेता हूं जिनमें एक में ZnSO4 जो का विलयन रहता है, एक CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन और जिंक सल्फेट का विलयन होता है। उस जिंक सल्फेट में जिंक की ही एक क्षण को डालता हूं और यहाँ कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की एक क्षण को डालता हूं। इन दोनों को लवण सेतु नामक जो पाइप से दोनों को जोड़ देता हूं।
इन दोनों से एक तार को जो आपस में जोड़ता हूँ, जिनमें हम वोल्ट मीटर तक आता हूँ। Zn पर हमेशा एनोड होता है और Cu पे हमेशा कैथोड होता है। आपको पता होना चाहिए Zn हमेशा माइनस होता है और जो कैथोड हमेशा प्लस होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और ये कॉपर पर हमारा अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा चित्र। और इन जो लवण सेतु ब्रिज है, इसमें KCl या NaCl का विलयन भरा होता है, जिसे अगर जेल के नाम से जाना जाता है। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसको और क्लियर करता हूँ, इसकी एक एक बातों पर ध्यान देकर। तो डेनिया सेल की पहले हम परिभाषा आपको बताता हूँ। तो डेनिया सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यह सेल जस्ता यानी जिंक और तांबा यानी कॉपर इलेक्ट्रोड से बना होता है। जो हमने आपको बताया कि Zn और Cu का ये इलेक्ट्रोड है, ये दो इलेक्ट्रोड हैं। Cu का जो जो क्षण है, ये दोनों जो Zn और Cu की क्षण इलेक्ट्रोड है। और डेनिया सेल की संरचना की बात करें, क्योंकि ये 4 नंबर में आता है तो इसको खूब बढ़िया से अच्छे से लिखना होता है। डेनिया सेल की संरचना में आ जाता है, डेनिया सेल में 2 अर्धकोश होते हैं। तो 2 अर्धकोश मतलब कि इलेक्ट्रोड होता है। जस्ता का अर्धकोश यानी जिंक के जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर क्या होता है, तो उस पर हो जाता है जिंक की क्षण को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। जो हमने आपको बताया हो कि जिंक की जो क्षण होगी उसको जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं और कॉपर की क्षण को कॉपर सल्फेट की विलयन में डालते हैं। या एनोड का कार्य करता है। हमने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि जो जिंक की क्षण है उस पर एनोड का कार्य करता है या वो एनोड का कार्य करता है। अब तांबा अर्धकोश क्या है, कॉपर अर्धकोश, कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, कॉपर की क्षण को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। मतलब Cu की जो क्षण है उसे CuSO4 के विलयन में डालते हैं। इस पर कैथोड होता है, Cu पर कैथोड होता है और दोनों विलयनों को लवण सेतु द्वारा जोड़ा जाता है जो विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। तो दोनों विलयन जो हैं CuSO4 और ZnSO4 के, उन दोनों को लवण सेतु द्वारा जोड़ा जाता है। लवण सेतु के अंदर कौन से ये क्या भरा होता है, अगर जेल नामक एक पदार्थ भरा होता है जो KCl या NaCl से बना होता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, लवण सेतु विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। कार्य सिद्धांत की अगर हम बात करें तो कार्य सिद्धांत में आप लिख सकते हैं, जब परिपथ को जोड़ा जाता है तो जिंक Zn इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। जब परिपथ को जोड़ दिया जाता है तो उसके जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होने लगता है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ऑक्सीकरण होने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है। या इलेक्ट्रॉन निकलता है, इतना आप जानिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता है ऑक्सीकरण में और अपचयन में इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो एनोड पर अपक्रिया होगा, ऑक्सीकरण होता है। Zn यहाँ पर देखिए Zn पूरा यह है, यहाँ पर Zn 2+ में टूट जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकल जाता है और Zn के ऊपर 2+ आयन आ जाता है। निकलते हुए इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होते हुए तांबा इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। जब यहाँ पर देखिए चित्र में आपको दिखाता हूँ, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इस कॉपर सल्फेट के ये क्षण के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर जम जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकला Zn से, वो कॉपर सल्फेट के जो पे आकर जम जाते हैं चारों तरफ इसकी क्षण पर। तो आपको अब कैथोड की अपक्रिया बताता हूँ जहां पर अपचयन होता है। अपचयन का मतलब कि उसको 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, वहां पर अपचयन होता है। तो यहाँ पर Cu 2+ आयन में रहता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये कॉपर जो पूरा बन जाता है, नहीं तो 2+ का आयन इस पे रहता है। इस प्रकार कॉपर तांबा इलेक्ट्रोड पर कॉपर की परत जम जाती है। अगर जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो इसके कॉपर जो इलेक्ट्रोड होता है, क्षण होती है, उस पर कॉपर की परत जम जाती है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से
कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं, मतलब Zn से निकलकर Cu की ओर प्रवाहित होते हैं, जिंक से निकलकर कॉपर की ओर प्रवाहित होते हैं। इस प्रवाह के कारण बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्राप्त होती है, जिस कारण अगर Zn से Cu की ओर जाता है तो बाह्य परिपथ जो होता है उसमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। और इसका लवण सेतु के बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको इसको पेपर में आएगा तो आपको पूरा लिख कर आना है, जिससे आपके 5 से 6 नंबर कहीं नहीं गए हैं। लवण सेतु का कार्य क्या है? विलयन की विद्युत उदासीनता बनाए रखना, परिपथ को पूरा करना, दोनों विलयनों को सीधे मिलने से रोकना, जो हमने आपको पहले ही बता दिया हो। डेनियल सेल का आरेख संकेत क्या होता है? इसका संकेत हम Zn फिर एक लाइन Zn के ऊपर 2+ का आयन, ये लवण सेतु होता है, Cu2+ ये Cu। यहाँ पर देखिए Zn जो है वो पूरा रहता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चला जाता है, और यहाँ पर देखिए Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम रहते हैं, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन कब आकर मिलते हैं तो ये Cu पूरा बन जाता है। ये जो 2 लाइन है इसे लवण सेतु कहते हैं। और डेनियल सेल का महत्व क्या है आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि यह एक स्थिर और विश्वसनीय सेल है, विद्युत रसायन को समझने के लिए आधारभूत उदाहरण है। तो आपको ये सब हमने आपको डेनियल सेल पूरा पढ़ा दिया हूँ, एक एक ये बिंदु को पढ़ाया हूँ, जिससे आपको ये लिखना होगा तो बहुत आसान से लिख लेंगे। तो अगली वीडियो में हम चैप्टर 2 को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।